हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 65 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 65 हमें वो सर्कमस्टांसेस या वो सिचुएशंस बताता है जहां पर हम सेकेंडरी एविडेंसेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब सेक्शन 61 को अगर हम रीड करें तो हमें ये पता चलता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को हम दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं, या तो प्राइमरी एविडेंस देके या तो सेकेंडरी एविडेंस देके। अब प्राइमरी एविडेंस क्या होता है? वो डॉक्यूमेंट का जो खुद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो, दैट इज प्राइमरी एविडेंस, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। सेकेंडरी एविडेंस क्या हुआ? उसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जेरोक्स या उसकी फोटोग्राफ या कोई सर्टिफाइड कॉपी, ये सब होते हैं सेकेंडरी एविडेंसेस। सेकेंडरी एविडेंसेस सेक्शन 63 के अंदर डिफाइंड है कि कौन कौन से एविडेंसेस सेकेंडरी एविडेंसेस होते हैं। अब रूल ये होता है कि अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो ही आप सेकेंडरी एविडेंस को यूज कर सकते हो, लेकिन सेकेंडरी एविडेंस को यानी उसकी जेरोक्स को आप यूं ही कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। यू हैव टू शो कि मेरा केस सेक्शन 65 की सर्कमस्टांसेस में फॉल कर रहा है। जब ये प्रूव हो जाएगा तभी सेकेंडरी एविडेंसेस को आप कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हो। सो सेक्शन 65 provides for circumstances when the secondary evidence can be given by the parties. अब the burden of proving the fact that secondary evidence should be allowed lies upon the party who proposes to give secondary evidence. जो पार्टी सेकेंडरी एविडेंस को देना चाहती है कोर्ट में, उसी को प्रूव करना होगा, उसी के ऊपर बर्डन होगा टू प्रूव कि मेरा केस सेक्शन 65 की सर्कमस्टांसेस में फॉल करता है। फिर कोर्ट को अगर लगता है कि हाँ ये सही बात बोल रहा है, इफ द कोर्ट इज सैटिस्फाइड, तभी कोर्ट उसे सेकेंडरी एविडेंस को प्रोड्यूस करने के लिए अलाउ करेगा। Now when the party produces secondary evidence, the opposite party raises objections. Court may decide the objection regarding its admissibility there and then, or record the evidences and decide objections at the end of the proceedings. इसका मतलब अगर एक पार्टी अपनी सेकेंडरी एविडेंसेस को प्रोड्यूस कर रही है, उस समय ऑपोजिट पार्टी ने ऑब्जेक्शन रेज किया कि नहीं, आप अपना सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो ऐसे में कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है कि वो उन ऑब्जेक्शंस को उसी समय सेटल करना चाहता है या अभी एविडेंसेस रिकॉर्ड कर लेगा और बाद में प्रोसीडिंग के एंड में इन ऑब्जेक्शंस को सेटल करे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सर्कमस्टेंस। तो पहली सर्कमस्टेंस है जब जिस चीज़ का आपको सेकेंडरी एविडेंस देना है वो जो ओरिजिनल है, दैट ओरिजिनल इज शोन और appears to be in possession or power of the opposite party, person out of reach of the court, person not subject to the process of court, person legally bound to produce it। मतलब वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो इन लोगों के पास है, इनमें से किसी के भी पास है, तब हम सेकेंडरी एविडेंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब हम उसकी ज़ेरॉक्स या उसकी सर्टिफाइड कॉपी कुछ भी हो वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं कोर्ट में, अगर जो ओरिजिनल है वो इन लोगों के पास है। लेकिन इसमें एक कंडीशन अप्लाई होती है, इसीलिए सेक्शन 65 का क्लॉज ए को हम रीड करते हैं विद सेक्शन 66। इट सेज कि पहले हमें ऑपोजिट पार्टी को सेक्शन 66 के अंदर एक नोटिस देना पड़ता है, एक नोटिस सर्व होता है कि आपके पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है आप उसे कोर्ट में प्रोड्यूस करें। अगर इस नोटिस के सर्व होने के बाद भी ऑपोजिट पार्टी जो प्राइमरी एविडेंस है, दैट इज़ द ओरिजिनल वन, उसे कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं करती, तभी कोर्ट हमें अलाउ करेगा कि हम सेकेंडरी एविडेंस को प्रोड्यूस करें। पर ये जो कंडीशन है नोटिस सर्व करने की, ये इन दो कंडीशंस पर एप्लीकेबल नहीं है। दैट इज एक्सप्रेसली मेंशन्ड अंडर सेक्शन 66 प्रोवाइजो 6 दैट अंडर दीज टू सर्कमस्टांसेस देयर इज नो नीड टू सर्व द नोटिस। नोटिस सर्व करने की इन दो कंडीशंस में ज़रूरत नहीं होती,
बाकी इन दो कंडीशंस के अंदर पहले नोटिस सर्व होगा। अगर सामने वाली पार्टी ओरिजिनल को प्रोड्यूस करने से मना कर देती है तब जाके सेकेंडरी एविडेंस को आप प्रोड्यूस कर सकते हो, और इसमें आप सेकेंडरी एविडेंस किसी भी फॉर्म में प्रोड्यूस कर सकते हो, इन एनी फॉर्म। तो इस प्रोविजन में जो वर्ड यूज हुआ है दैट इज शोन और अपीयर्स। अपीयर्स ये दिखाता है कि यहाँ पर जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा पार्टी पर दैट विल नॉट बी स्ट्रिक्ट। ठीक है, अब इन दो केसेस के अंदर हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। दैट इज़, मान लो कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो किसी के पास यूएसए में है और वहाँ के रूल्स ये बोलते हैं कि आप उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को किसी दूसरी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनके रूल्स ये अलाउ नहीं करते। तो ऐसे केसेस इनमें फॉल करेंगे और यहाँ पर सेक्शन 66 का नोटिस सर्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब हम बात करते हैं क्लॉज बी की। क्लॉज बी सेज कि रिटन एडमिशंस को भी सेकेंडरी एविडेंस की तरह प्रोड्यूस किया जा सकता है कोर्ट में। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल। नाउ ए वर्सेस बी, ए ने बी के अगेंस्ट एक सूट फाइल किया है जहाँ पर ए कहता है कि मेरे पास ओरिजिनल अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ बी के किए हुए रिटन एडमिशंस हैं जो उसने एडमिट करा था रिगार्डिंग द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। मेरे पास ओरिजिनल नहीं है पर रिटन एडमिशंस अवेलेबल हैं। नाउ ए वांट्स टू प्रूव द डॉक्यूमेंट अगेंस्ट बी, तो ऐसे में इन रिटन एडमिशंस को वो सेकेंडरी एविडेंस की तरह प्रोड्यूस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। बी ने सी को कुछ लेटर्स लिखे थे या उसने अपनी पर्सनल डायरी में मेंशन किया था कि मैंने ए के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसमें ये लैंड इन्वॉल्व है, ये पेमेंट्स हुई हैं, ऐसा करके उसने कुछ एडमिशंस करे थ्रू लेटर्स सी को या फिर अपनी पर्सनल डायरी में लिखा। अब ए के हाथ ये लेटर्स या ये पर्सनल डायरी किसी भी तरीके से लग गए, तो अब ये जो एडमिशंस हैं, रिटन एडमिशंस, इनको ए यूज़ कर सकता है कोर्ट में एज सेकेंडरी एविडेंस, ये बोल के कि मेरे पास ओरिजिनल अवेलेबल नहीं है, मैं इन रिटन एडमिशंस के थ्रू अपना केस प्रूव करना चाहता हूँ। अब क्लॉज सी कहता है कि अगर आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो गया या कहीं डिस्ट्रॉय हो गया तो भी आप उसका सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हो कोर्ट में, लेकिन आपको ये प्रूव करना होगा कि आपका ओरिजिनल कैसे खोया, जो इंसिडेंट हुआ था, या फिर अगर वो खोया तो आपने एफआईआर करवाई होगी। ये सब चीज़ें कोर्ट में प्रोड्यूस करके आप सेकेंडरी एविडेंस यानी उस ओरिजिनल का कोई ज़ेरॉक्स या फोटोकॉपी कुछ भी आप प्रोड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट, डी सेज कि अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कुछ इस तरीके का डॉक्यूमेंट है कि वो ईजिली मूव नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, किसी मॉन्यूमेंट में कोई चीज़ इंस्क्राइब्ड है, कोई चीज़ कार्व्ड है, या म्यूज़ियम में कोई बहुत थिक डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, उसे आप मूव नहीं कर सकते, तो ऐसे में आप उसकी फ़ोटोज़ से या उसकी ट्रांसक्रिप्ट से उसे प्रूव कर सकते हो। मतलब वो एक सेकेंडरी एविडेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा, इनकी फ़ोटोज़ या ट्रांसक्रिप्ट। नेक्स्ट कम्स ई सेज कि जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो अगर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी जो होगी दैट विल बी ट्रीटेड एज सेकेंडरी एविडेंस। उसे आप सेकेंडरी एविडेंस की तरह प्रोड्यूस कर सकते हो, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी को। अब रूल यही होता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट की ही सर्टिफाइड कॉपीज़ अवेलेबल होती हैं, लेकिन कभी कभी प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स की भी सर्टिफाइड कॉपी अवेलेबल हो जाती है और उसे भी सेकेंडरी एविडेंस की तरह प्रोड्यूस करने के लिए अलाउ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अंडर सेक्शन 4 ऑफ बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, अंडर सेक्शन 69 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट, मतलब इन एक्ट्स के अंदर कहीं ना कहीं अलाउ किया जाता है कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स की भी सर्टिफाइड कॉपी आप ले सकते हो और उन्हें सेकेंडरी एविडेंस की तरह प्रोड्यूस कर सकते हो कोर्ट में।
अब लास्ट क्लॉज है क्लॉज जी। ये उस सिचुएशन के बारे में बताता है जहाँ पे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो बहुत बड़ा है, बहुत डिटेल्ड है और उसे पूरा रीड करना ज़रूरी है। सिर्फ कुछ पेजेस रीड करने से चीज़ें सफिशेंट नहीं होंगी, पूरा रीड करना ज़रूरी है। अब वो इतना लेंदी है कि कोर्ट का टाइम उसमें बहुत ज़्यादा लगेगा, इसीलिए ऐसी सिचुएशंस में कोर्ट क्या करता है कि वो एक एक्सपर्ट को अपॉइंट करता है। वो एक्सपर्ट जो होगा वो उसे रीड करेगा, समराइज करेगा और फिर उस चीज़ की जो पूरी रिपोर्ट है उसे कोर्ट में सबमिट करेगा। तो वो जो एक एक्सपर्ट रिपोर्ट होगी उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की, दैट विल बी ट्रीटेड एज सेकेंडरी एविडेंस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।